आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में किया था कि आरएलओ में पुनः प्रेषण केंद्र में डाक वस्तुओं का निपटान किस तरह से किया जाता है। आज हम आगे करना शुरू करेंगे इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स के बारे में, पूछताछ और शिकायतों के बारे में। क्लोज नंबर 77 आता है सजेशन एंड कंप्लेंट्स बुक के बारे में। सुझाव एवं शिकायत पुस्तिका क्या चीज़ होती है। A book for recording suggestions and complaints is available at all post offices during the working hours of the office। कार्यालय के कार्य समय के दौरान सभी डाकघरों में सुझावों और शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक पुस्तक उपलब्ध होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आएगी, सजेशन और कंप्लेंट बुक कहाँ पे उपलब्ध होगी, सभी डाकघरों में उपलब्ध होगी, चाहे वो ब्रांच ऑफिस हो, सब ऑफिस हो या फिर वो प्रधान डाकघर हो, हेड ऑफिस हो। और कब वहाँ पे ये उपलब्ध रहेंगी, ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर्स ऑफ दी ऑफिस। उस डाकघर के, उस कार्यालय के काम काज के घंटों के दौरान आपको कोई भी सुझाव देना है या आपको कोई भी शिकायत दर्ज करनी है तो आपको वहाँ पे सजेशन एंड कंप्लेंट बुक मिल जाएगी। तो सभी डाकघरों में ये उपलब्ध होती है और उस कार्यालय के काम काज के घंटों के दौरान आप इसमें कोई भी सजेशन या कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। क्लोज नंबर 78 है अथॉरिटी टू होम कंप्लेंट्स शुड बी एड्रेस्ड। प्राधिकरण जिसे शिकायतें संबोधित की जानी चाहिए। ऑल कंप्लेंट्स शुड बी एड्रेस्ड टू द लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस the postmaster in charge of which is competent to attend to any complaint relating to his office। सभी शिकायतों को डाकघर के स्थानीय अधीक्षक को संबोधित किया जाना चाहिए। यानी कि आपको कोई भी कंप्लेंट है, आप किसे संबोधित करेंगे, आप सुपरिटेंडेंट को संबोधित करेंगे, यानी कि हेड ऑफ डिवीज़न को संबोधित करेंगे। और प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर के मामले में कोई भी शिकायत है पोस्ट मास्टर इंचार्ज को संबोधित की जाएगी। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर नॉर्मल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी कंप्लेंट है वो किसे संबोधित की जाएगी, तो वहाँ पे आपने ध्यान रखना डाकघर के जो भी स्थानीय अधीक्षक होंगे। और अगर प्रथम श्रेणी प्रधान पोस्ट मास्टर के मामले में आपको कोई भी शिकायत दर्ज करनी है तो वो शिकायत किसको संबोधित की जाएगी, वहाँ का जो भी पोस्ट मास्टर इंचार्ज रहेगा उसको आपने वो शिकायत संबोधित करनी है। क्लोज नंबर 79 है आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स, सार्वजनिक शिकायतों के प्रसारण के बारे में। बोनाफाइड कंप्लेंट्स अगेंस्ट दी सर्विस, किसी भी सेवा के संबंध में कोई भी बोनाफाइड कंप्लेंट है, प्रमाणिक शिकायत है, इंक्लूडिंग रिमाइंडर्स ऑफ प्रीवियस कंप्लेंट्स। ठीक है, इसमें आपकी और भी आ जाएंगी कि जो पिछली शिकायतें हैं उनके संबंध में आप कोई भी रिमाइंडर भेजते हैं। एड्रेस्ड टू एनी ऑफिसर ऑफ द पोस्ट ऑफिस विल बी एक्सेप्टेड फॉर फ्री ट्रांसमिशन फ्री ऑफ चार्ज इफ टेंडर्ड ओपन और इन ओपन कवर एट एनी पोस्ट ऑफिस। क्या बताया गया कि सेवा के खिलाफ कोई भी बोनाफाइड कंप्लेंट है वो डाकघर के किसी भी अधिकारी को संबोधित की जा सकती है। और साथ में आपने जो पहले की कंप्लेंट्स भेजी हैं उनके संबंध में कोई भी रिमाइंडर भेजना चाहते हैं तो उसको भी भेजा जा सकता है और इसको प्रसारण के लिए बिना किसी शुल्क के स्वीकार किया जाएगा अगर आप इसे खुले में या खुले कवर में डाकघर में प्रस्तुत करते हैं, डाकघर में पोस्ट करते हैं। तो जो भी बोनाफाइड कंप्लेंट्स होंगी किसी भी सर्विस के संबंध में, चाहे वो पिछली कंप्लेंट्स के रिमाइंडर के संबंध में क्यों ना हो, उन्हें डाकघर के किसी भी अधिकारी को संबोधित किया जा सकता है और इनको क्या किया जाएगा, प्रसारण के लिए बिना किसी शुल्क के स्वीकार किया जाएगा अगर इन्हें आप क्या करते हैं, खुले में या खुले कवर में डाकघर में प्रस्तुत करते हैं पोस्ट करने के लिए। कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू अ वीपी आर्टिकल, अगर वैल्यूएबल आर्टिकल के संबंध में कोई शिकायत है, article should be tendered at post office where the VP article was posted and must be accompanied by the prescribed inquiry fees। तो अगर आपको VP आर्टिकल मूल्य दे डाक वस्तु के संबंध में कोई भी कंप्लेंट है तो उसके लिए आपको जो शिकायत है वो डाकघर में प्रस्तुत करनी होगी। लेकिन कौन से डाकघर में प्रस्तुत करनी होगी, जिस डाकघर से आपने उस VP आर्टिकल को पोस्ट किया था और साथ में उसके लिए आपको निर्धारित इंक्वायरी फीस का, निर्धारित जो भी शुल्क होगा उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। कंप्लेंट्स सेंड बाई पोस्ट मस्ट बी प्रीपेड विद पोस्टेज। अब डाक के माध्यम से जो भी शिकायतें भेजी जाएंगी वो डाक शुल्क के साथ पूरी तरह से पूरा भुगतान उनका किया गया होना चाहिए। अनपेड और इनसफिशेंटली प्रीपेड
कम्युनिकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अवैतनिक या आधे अधूरे भुगतान वाले जो भी पत्राचार होंगे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले जो भी बोनाफाइड कंप्लेंट्स होंगी किसी भी सर्विस के संबंध में, या फिर जो पिछली आपने शिकायतें की हैं उनके रिमाइंडर के लिए आप कोई भी भेजना चाहते हैं तो डाकघर के किसी भी अधिकारी को जब भेजी जाती हैं बिना किसी शुल्क के उनको स्वीकार किया जाता है प्रसारण के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है, उनको खुले में या खुले कवर में आपको डाकघर में प्रस्तुत करना होगा। दूसरी बात, जब भी वीपी आर्टिकल के संबंध में आपको कोई शिकायत करनी हो तो उसके लिए वीपी आर्टिकल की जो शिकायत है आपको डाकघर में प्रस्तुत करनी होगी। और कौन से डाकघर में प्रस्तुत करनी होगी, जहां से आपने उस वीपी आर्टिकल को पोस्ट किया था। साथ में आपको यहाँ पे पूछताछ शुल्क भी जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी कंप्लेंट आप भेजना चाहते हैं वो डाक शुल्क के साथ फुली प्रीपेड होनी चाहिए, यानी कि पूर्व भुगतान आपको उसके लिए करना पड़ेगा। अवैतनिक या आधे अधूरे भुगतान वाला जो भी पत्राचार होगा शिकायतों के संबंध में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा पोस्ट करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्लॉज नंबर 80 है सर्कल कंप्लेंट्स ऑफिसर के बारे में, सर्कल शिकायत अधिकारी के बारे में। A circle complaints officer, vigilance officer is attached to the headquarters of each circle to ensure proper attention to and expedite the disposal of public complaints। लोगों की शिकायतों पर समुचित ध्यान देने और उनका शीघ्रता से निपटान करने के लिए प्रत्येक सर्कल के मुख्यालय में एक सर्कल शिकायत अधिकारी होता है जिसे विजिलेंस ऑफिसर या सतर्कता अधिकारी कहा जाता है। He may be referred to if any complaint is delayed or the reply received is unsatisfactory। अब हमने ऊपर कर लिया कि कोई भी शिकायत अब वो किसे संबोधित की जानी चाहिए, डाकघरों के स्थानीय अधीक्षकों या फिर प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर के मामले में पोस्ट मास्टर इंचार्ज को शिकायत संबोधित की जानी चाहिए। लेकिन बोलना गया कि किसी भी शिकायत के निपटान में देरी हो जाती है या फिर आपको किसी भी शिकायत के संबंध में जो उत्तर प्राप्त होता है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, असंतोषजनक है, ऐसी कंडीशन में आप उस शिकायत को किसे संबोधित करेंगे, सर्कल कंप्लेंट ऑफिसर को संबोधित करेंगे। और ये सर्कल कंप्लेंट ऑफिसर कौन हो जाएगा, विजिलेंस ऑफिसर या सतर्कता अधिकारी से कहा जाएगा। क्लोज नंबर 81 है पीरियड फॉर कंप्लेंट्स। अब किसी भी डाक वस्तु के संबंध में या किसी भी पोस्टल सर्विस के संबंध में कोई शिकायत आपको करनी है उसके लिए एक निर्धारित अवधि होती है। अगर उस आप निर्धारित अवधि के भीतर शिकायत नहीं करेंगे या कंप्लेंट नहीं करेंगे तो उसके बाद कोई भी कार्यवाही डाकघर के द्वारा नहीं की जाएगी। सबसे पहले कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू मनी ऑर्डर्स एंड वीपी आर्टिकल्स। मनी ऑर्डर और मूल्यदेय डाक वस्तुओं के संबंध में कोई भी शिकायत है कितने समय के भीतर उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, 12 months फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ मनी ऑर्डर और बुकिंग ऑफ वीपी आर्टिकल। मनी ऑर्डर जारी होने की तारीख से 12 महीने के भीतर या वीपी आर्टिकल की बुकिंग के 12 महीने के भीतर अगर आपको इनके संबंध में कोई भी शिकायत है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। 12 महीने के बाद उसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी। 2 years इन केस मनी ऑर्डर इशूड एट फील्ड पोस्ट ऑफिस। उसके बाद ऐसा मनी ऑर्डर जिसे फील्ड पोस्ट ऑफिस से जारी किया जाता है उसके संबंध में कोई भी शिकायत है 2 साल के भीतर आप उसके संबंध में शिकायत कर सकते हैं, उसके लिए प्रेफरेंस उसे दी जाएगी। उसके बाद कोई कार्यवाही उसके ऊपर नहीं की जाएगी। 12 months इन केस फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर। तो ये हम आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी करेंगे। फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर क्या होता है, रिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ सीमैन वर्किंग इन इंडियन मर्चेंट शिप्स। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों में काम करने वाले नाभिकों की ओर से परिवार आवंटन मनी ऑर्डर अगर जारी किया जाता है और उसके संबंध में कोई शिकायत है तो कितने समय के भीतर, मनी ऑर्डर जारी होने के 12 महीने के भीतर आप उसके संबंध में शिकायत कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने समय के भीतर आप शिकायत कर पाएंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये आपने याद कर लेनी है। आगे चलते हैं, कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू लॉस और डैमेज टू अ रजिस्टर्ड और इंश्योर्ड आर्टिकल वेयर अ क्लेम फॉर कंपनसेशन इज मेड। किसी भी पंजीकृत या बीमित वस्तु के नुकसान या क्षति के संबंध में शिकायतें जहां पे मुआवजे के लिए आप आवेदन करते हैं, कंपनसेशन के लिए आवेदन किया जाता है 3 months फ्रॉम दी डेट ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने के भीतर आपको इसके संबंध में शिकायत करनी होगी। तो कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है, कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है, उसके नुकसान या क्षति के संबंध में आपने शिकायत करनी है जहां पे आपने मुआवजे के लिए दावा किया है। तो ये पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने के भीतर किया जा सकता है। अदर कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक से संबंधित अन्य जो शिकायतें होंगी उनके संबंध में आपको कोई भी शिकायत करनी है 6 months फ्रॉम दी डेट ऑफ इंसिडेंट। तो घटना की तारीख से
6 महीने के भीतर आपको इसके बारे में कंप्लेंट करनी होगी, शिकायत करनी होगी। मिसकैरेज और लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर के विफलता, हानि या नष्ट होने की स्थिति में 12 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट ऑफ द मंथ ऑफ इशू, जिस महीने में से जारी किया जाता है उस महीने के लास्ट से आगे 12 महीने के भीतर आप इसके संबंध में शिकायत कर सकते हैं। यानी कि जिस महीने में इसको जारी किया जाता है उस महीने के आखिरी से आगे पूरे 1 साल की अवधि के भीतर आप इसके संबंध में शिकायत कर सकते हैं। उसके बाद आपके द्वारा की गई कंप्लेंट के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कौन सी सर्विस के संबंध में या कौन सी सेवा के संबंध में जो शिकायत है वो कितने समय के भीतर की जाएगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लोज नंबर 82 है, पर्टिकुलर्स टू बी गिवन इन कंप्लेंट्स, शिकायतों में कौन कौन से विवरण दिए जाएंगे। द कंप्लेंट्स शुड बी अकम्पनीड बाय द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फर्निश्ड एज इंडिकेटेड बिलो इन द केस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स। निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों के मामले में शिकायत के साथ नीचे दर्शाए गए अनुसार दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए। अब आप किसके संबंध में शिकायत कर रहे हैं उसके अनुसार आपको कुछ डॉक्यूमेंट या उसके संबंध में कुछ इंफॉर्मेशन पोस्ट ऑफिस को प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि फर्स्ट में बताया गया रिलेटिंग टू एन आर्टिकल फॉर विच रिसिप्ट इज इशूड बाय पोस्ट ऑफिस, डाकघर के द्वारा जिस आर्टिकल के संबंध में रसीद जारी की जाती है उसके संबंध में आपको कोई भी शिकायत करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वहां पे एक कॉपी ऑफ रिसिप्ट, रसीद की एक कॉपी या प्रति प्रस्तुत करनी होगी। तो ऐसे आर्टिकल्स जिनके संबंध में डाकघर के द्वारा रसीद जारी की जाती है उनके लिए आपको कोई भी कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेंट के साथ उस पोस्ट ऑफिस के द्वारा दी गई रसीद की प्रति या कॉपी आपको साथ में लगानी होगी। लॉस ऑफ और डिले टू अनरजिस्टर्ड मेल्स, अपंजीकृत लेखों की हानि या विलंब के मामले में टाइम एंड डेट ऑफ पोस्टिंग, कौन सी दिन को या कौन सी डेट को और साथ में किस समय आपने पोस्टिंग की थी। लेटर बॉक्स वेयर आर्टिकल वाज पोस्टेड, लेटर बॉक्स जहां से लेख को पोस्ट किया गया था। फुल एड्रेस ऑन आर्टिकल, लेख के ऊपर पूरा पता क्या था। पर्सन पोस्टिंग आर्टिकल, लेख पोस्ट करने वाले व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पे बताया कि अपंजीकृत डाक की गुम हो जाने या उसकी क्षति या विलंब की स्थिति में क्या क्या चीजें आपको डाकघर में प्रस्तुत करनी होंगी। सबसे पहले डेट ऑफ पोस्टिंग, किस तारीख को आपने उस अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को पोस्ट किया था और किस समय पोस्ट किया था, कौन से लेटर बॉक्स से पोस्ट किया था, उस डाक वस्तु के ऊपर क्या एड्रेस था और साथ में किस व्यक्ति के द्वारा उस लेख को पोस्ट किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको डाकघर में बतानी होंगी अनरजिस्टर्ड मेल्स के लिए शिकायतों के संबंध में। इन केस ऑफ डिले, अगर आप डिले के संबंध में कि आपकी डाक वस्तु के पहुंचने में देरी हुई है इसके संबंध में आपको कोई भी शिकायत करनी है तो आपको उसका रैपर या कवर वहां पे प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे और आएगा, रैपर और कवर वहां पे प्रस्तुत किया जाएगा। लॉस ऑफ कंटेंट्स के बारे में, जो सामग्री आपने भेजी है उसके नुकसान के संबंध में आपको शिकायत करनी है। पर्टिकुलर्स ऑफ मिसिंग कंटेंट्स अलोंग विद द रैपर और कवर, तो सामग्री के नुकसान के मामले में आपको रैपर या कवर डाकघर में प्रस्तुत करना होगा। साथ में आपको ये बताना होगा कि इस रैपर में या इस कवर में से कौन सी सामग्री गायब है जो आपको नहीं मिली है, जो मिसिंग है। ओवर चार्जेस की बात करें, रैपर और कवर वेयर पॉसिबल द आर्टिकल शुड बी ओपनड बिफोर पोस्ट मास्टर। ओवर चार्जेस मतलब कि जैसे डाक वस्तु का वितरण किया जाता है, कस्टम ड्यूटी है। अब मान लीजिए कस्टम ड्यूटी आपको लगे कि आपसे ज़्यादा ली गई है तो ऐसी कंडीशन में उस डाक वस्तु का जो रैपर या कवर है वो पोस्ट मास्टर के समक्ष खोला जाना चाहिए और पोस्ट मास्टर को इस चीज़ के बारे में आपने बताना होता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के संबंध में कोई शिकायत है, अकाउंट नंबर और साथ में पोस्ट ऑफिस जहाँ पे आपने अकाउंट ओपन किया था, दोनों चीज़ें आपको बतानी होंगी। लॉस और मिसकैरेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर के नुकसान के संबंध में, उसके विफल होने के संबंध में या उसके नष्ट होने के संबंध में आपको काउंटर फॉइल, अब आपके जो ये पोस्टल ऑर्डर होते हैं इनके साथ एक काउंटर फॉइल भी लगा होता है जिसको आप भेजने से पहले अलग कर लेते हैं, उसका सीरियल नंबर बताना पड़ेगा। ऑफिस ऑफ परचेज, आपने किस कार्यालय से इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स को खरीदा था और कौन सी तारीख को खरीदा था, ये सारी चीजें आपको पोस्टल ऑर्डर के संबंध में शिकायत करते समय डाकघर में प्रस्तुत करनी होंगी। तो कौन सी डाक वस्तु के संबंध में जब आप कंप्लेंट करेंगे तो कौन कौन से विवरण प्रस्तुत किए जाने चाहिए और कितने समय के भीतर आप उसके लिए शिकायत कर सकते हैं, और सर्कल कंप्लेंट ऑफिसर जो विजिलेंस ऑफिसर होता है उसके बारे में, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको याद करेंगे। आगे चलते हैं, नोट्स फॉर पब्लिक इंफॉर्मेशन, सार्वजनिक सूचना के लिए नोट्स की बात की गई है। क्लोज नंबर 83 में पोस्ट ऑफिस मोनोपोली इन कन्वेंस ऑफ लेटर्स, पत्रों के संप्रेषण में पोस्ट ऑफिस का एकाधिकार।
Under the Post Office Act, the exclusive privilege of carrying all letters and postcards within India, along with the incidental services of collecting, delivering, etc., is reserved to the central government and is exercised through the post office. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कैरिंग ऑल लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स, पत्रों और पोस्ट कार्डों को वहन करने के लिए ले जाने का जो विशेषाधिकार है, यानी कि इनको कन्वे करने का, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का जो अधिकार है, विशेषाधिकार है, वो किसके पास है? यहाँ पे बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार के पास है। एंड इज एक्सरसाइज्ड थ्रू दी पोस्ट ऑफिस, और डाकघर के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, जो इंसिडेंटल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आपको डाक वस्तुएं जो है उनको कलेक्ट करना या वितरित करना, ये वाला अधिकार भी किसके लिए रिजर्व रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व रहेगा, और डाकघर के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो डाकघर अधिनियम के तहत भारत के भीतर सभी पत्रों और पोस्ट कार्डों को ले जाने का, उनको कन्वे करने का जो विशेषाधिकार है, उसके साथ उनको संग्रह करने का, इकट्ठा करने का या वितरित करने इत्यादि की जो प्रासंगिक सेवाएं हैं, इंसिडेंटल सर्विसेज हैं, ये सारी केंद्र सरकार के लिए आरक्षित रहेंगी, और केंद्र सरकार डाकघर के माध्यम से इनका उपयोग करती है। The collection of letters and postcards for the purpose of sending them otherwise then by post is also prohibited, अन्यथा डाक द्वारा भेजने के उद्देश्य से पत्र और पोस्ट कार्ड का संग्रह भी निषिद्ध है। अब यहाँ पे देखो, डाक के माध्यम से जो भी लेटर्स हैं या पोस्ट कार्ड्स हैं, उनको कन्वे करने का अधिकार किसके पास रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा, और डाकघर के माध्यम से उसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी डाक वस्तुएं हैं, उनको पोस्ट करने के लिए एकत्र करना है, तो वो चीज़ भी डाकघर के द्वारा की जाएगी। डाकघर के अलावा कोई अन्य व्यक्ति या कोई भी अन्य एजेंसी पत्रों या पोस्ट कार्डों को एकत्र करती है पोस्ट करने के लिए, तो इसको भी क्या माना जाएगा? निषिद्ध माना जाएगा। चाहे वो उनकी पोस्टिंग डाकघर में ही क्यों ना करें, लेकिन वो उनको कलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, एकत्र भी नहीं कर सकते हैं। Common carriers of goods and passengers, including owners and masters of sailing vessels, their servants and agents are expressly forbidden to convey letters, including postcards, or perform any of the incidental services of collection or delivery, etc., even if they obtain no higher reward or other profit or advantage for such a service. तो यहाँ पे दूसरी चीज़ बताइए कि कॉमन कैरियर्स जो होते हैं, सामान्य वाहक होते हैं जो सामान को ढोते हैं, या पैसेंजर्स या सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। उसके बाद जो सेलिंग वेसल जो होते हैं, नौकायान जहाज जो होते हैं, उनके मालिक या उनके ओनर या जो भी मास्टर रहते हैं, उसके बाद उनके जो भी सर्वेंट्स हैं या एजेंट्स हैं, उनको भी मना किया जाता है कि वो पत्रों को कन्वे करने के लिए, आपके या पोस्ट कार्डों को कन्वे करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए, या फिर जो इंसिडेंटल सर्विसेज होती हैं जैसे पत्रों और पोस्ट कार्डों को इकट्ठा करना या वितरित करना, ये काम करने के लिए भी इनको मना किया जाता है। ये ऐसा काम नहीं करेंगे, इवन के वो इसके लिए चाहे कोई भी किराया ना लें, चाहे कोई भी रिवार्ड ना लें, या उनको यहाँ से कोई भी फायदा ना हो, तब भी वो पत्रों को एकत्र नहीं करेंगे उनको कन्वे करने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि नौकायान जहाजों के जो मालिक हैं, उनके नौकर हैं या एजेंट हैं, या फिर सामान और यात्रियों के जो सामान्य वाहक होते हैं, उनको भी पत्र या पोस्ट कार्ड एकत्र करने का अधिकार नहीं होता है, और ना ही वो इंसिडेंटल सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि पोस्ट करने के लिए डाक वस्तुओं को ना ही तो वो इकट्ठा कर सकते हैं और ना ही डाक वस्तुओं का वो वितरण कर सकते हैं, चाहे इसके लिए वो कोई भी किराया भी ना लें, इनाम भी या अन्य लाभ भी ना लें। तो ये जो अधिकार रहेगा वो सिर्फ डाकघर के पास रहेगा, इन सभी को एकत्र करने का, इन सभी का वितरण करने का। This does not apply to mails tendered by the post office for conveyance by such common carriers. यह ऐसे सामान्य वाहकों द्वारा परिवहन के लिए डाकघर द्वारा प्रस्तुत डाक पर लागू नहीं होता है। यानी कि ऐसी डाक वस्तुएं जो कॉमन कैरियर्स को किसके द्वारा दी जाएंगी? डाकघर के द्वारा दी जाएंगी। उन डाक वस्तुओं का वितरण करना है या उनको एकत्र करना है या उनको कन्वे करना है, तो इसके लिए कॉमन कैरियर्स जो है वो आज़ाद रहेंगे, इनको मना नहीं किया जाएगा, लेकिन वो डाकघर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। डाकघर के द्वारा कॉमन कैरियर्स को पोस्ट करने के लिए या एकत्र करने के लिए या वितरित करने के लिए दी जानी चाहिए। इसके अलावा कॉमन कैरियर्स जो है वो डाक को एकत्र नहीं कर सकते हैं, उसका वितरण नहीं कर सकते हैं, और ना ही लेटर्स और पोस्ट कार्ड्स को कन्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज नंबर 84, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, डाकघर की कानूनी जिम्मेदारी के बारे में। इंडियन पोस्ट ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय लॉ फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन केस।
तो भारतीय डाकघर जो है उसको कानूनी रूप से कुछ चीज़ों से छूट दी हुई है। कौन कौन सी जिम्मेदारियों से उसको छूट दी हुई है? सबसे पहले लॉस, मिस डिलीवरी, डिले, डैमेज टू पोस्टल आर्टिकल्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट। प्रसारण के दौरान अगर किसी भी डाक वस्तु को कोई नुकसान हो जाता है, उस डाक वस्तु की मिस डिलीवरी हो जाती है, यानी कि उसका वितरण गलत हो जाता है, उसके पहुंचने में देरी हो जाती है, या फिर प्रसारण के दौरान किसी भी डाक वस्तु को कोई नुकसान हो जाता है, ऐसी कंडीशन में कानूनी रूप से डाकघर हर एक जिम्मेदारी से मुक्त होगा। यानी कि आप कानूनी रूप से डाकघर के ऊपर इस चीज़ के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। रॉन्ग पेमेंट और डिले इन पेमेंट बाय फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मनी ऑर्डर इशूड इन इंडिया। भारत में कोई भी मनी ऑर्डर जारी किया जाता है जिसका वितरण या भुगतान किसी भी विदेशी डाक प्रशासन के द्वारा किया जाना है, ऐसी कंडीशन में अगर उस मनी ऑर्डर के भुगतान में देरी हो जाती है या उसका गलत भुगतान हो जाता है, तब भी भारतीय डाकघर को कानूनी रूप से छूट दी जाएगी। तो भारतीय डाकघर को कानूनी रूप से किन किन चीज़ों के लिए छूट दी जाएगी? डाक द्वारा प्रसारण के दौरान या प्रेषण के दौरान किसी भी सामग्री को नुकसान हो जाता है, उसका गलत वितरण या हो जाता है या उसके पहुंचने में देरी हो जाती है, इन सब चीज़ों से भारतीय डाकघर को कानूनी रूप से छूट है। और दूसरी बात, ऐसा मनी ऑर्डर जिसे भारत से जारी किया जाता है लेकिन उसका भुगतान विदेशी डाक प्रशासन के माध्यम से किया जाना है, तो उसके लिए भी भारतीय डाकघर की जिम्मेदारी नहीं होगी अगर उस मनी ऑर्डर का गलत भुगतान हो जाता है या उसके भुगतान में देरी होती है। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 85 सीक्रेसी के बारे में, गोपनीयता के बारे में। All postal officials are forbidden under pain of dismissal for making public any information coming to their knowledge in the course of their official duties। बर्खास्तगी के तहत सभी डाक अधिकारियों को अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान उनकी जानकारी में आने वाली किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करने से मना किया जाता है। कोई भी अधिकारी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान उसे जो भी नॉलेज में आएगी चीज़ उसके बारे में लोगों को नहीं बताएगा। अगर वो बताता है तो उसको डिसमिस भी किया जा सकता है। क्लोज नंबर 86 है लाइसेंस फॉर सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। डाक टिकटों की बिक्री के लिए लाइसेंस। The sale or distribution of postage stamps or dealing in any other manner in postage stamps except under the terms and conditions of a license issued by or on behalf of the central government is prohibited। केंद्र सरकार द्वारा या केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों को छोड़कर डाक टिकटों की बिक्री या वितरण या डाक टिकटों में किसी अन्य तरीके से लेन देन करना क्या होगा? प्रतिबंधित होगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो ना तो आप डाक टिकटों की बिक्री कर सकते हैं या फिर ना ही आप डाक टिकटों को बेच सकते हैं और ना ही उसके संबंध में कोई लेन देन कर सकते हैं। इसको प्रोहिबिट माना जाएगा। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप डाक टिकटों को बेच सकते हैं, उनका वितरण भी कर सकते हैं और डाक टिकटों में किसी और तरह से लेन देन भी किया जा सकता है। अब ये जो निषेध है कि लाइसेंस के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये निषेध जो है किसके ऊपर लागू नहीं होगा? कोई भी फ्लैटलिक एजेंसी है, एक डाक टिकट एजेंसी है, वो डाक टिकटों को बेच सकती है या डाक टिकटों को वितरित कर सकती है या फिर डाक टिकटों के संबंध में लेन देन कर सकती है। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। हॉस्पिटल और सैनिटोरियम और अदर सिमिलर इंस्टीट्यूशन, कोई भी अस्पताल है, सैनिटोरियम भी अस्पताल की तरह ही होता है, ठीक है। इसी तरह का कोई अन्य संस्थान वो भी डाक टिकटों की बिक्री कर सकता है, उसको भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। एन इंस्टीट्यूट फॉर द रिक्रिएशन ऑफ डिफेंस सर्विसेज पर्सनल, रक्षा सेवा कर्मियों के मनोरंजन के लिए कोई भी संस्थान है तो उसको भी डाक टिकटों की बिक्री के लिए या डाक टिकटों को वितरित करने के लिए या फिर इनमें और लेन देन करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। Application for license to sell postage stamps should be addressed to the local superintendent of post offices। डाक टिकटों को बेचने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन डाक घर के स्थानीय अधीक्षक को संबोधित किया जाना चाहिए। यानी कि आप अगर डाक टिकटों की बिक्री करना चाहते हैं या डाक टिकटों के संबंध में कोई लेन देन करना चाहते हैं तो आपको एक लाइसेंस चाहिए। उस लाइसेंस के लिए आवेदन आप किसे कर सकते हैं? डाक घर के स्थानीय अधीक्षक को किया जा सकता है, यानी कि सुपरिटेंडेंट को आप इस चीज़ के बारे में आवेदन कर सकते हैं। क्लोज नंबर 87 है नॉन एक्सचेंज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी। डाक टिकटों और लेखन सामग्री का आदान प्रदान ना करना। पोस्ट ऑफिस विल नॉट नॉर्मली रिफंड द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड आइटम्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी। अब ऐसी कोई भी डाक टिकट या ऐसी कोई भी स्टेशनरी जिसको आपने पोस्ट ऑफिस से खरीदा लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर पाए, ऐसी चीज़ों के लिए पोस्ट ऑफिस आपको कोई भी रिफंड नहीं देता है। और एक्सचेंज दैम फॉर
अदर डिनोमिनेशंस और काइंड्स ऑफ स्टैम्प्स और स्टेशनरी, और ना ही उनको किसी अन्य टिकटों के साथ या अन्य स्टेशनरी के साथ या अन्य मूल्य वर्ग की डाक वस्तुओं के साथ एक्सचेंज किया जाता है। यानी कि अगर आपने 5 रुपए की मान लीजिए 5 डाक टिकट खरीदी, उसमें से 2 का आपने यूज कर लिया, 3 का आप यूज नहीं कर पाए, तो इन 3 डाक टिकटों को आप वापिस डाक घर में ले जाके रिफंड प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और ना ही इन 5 रुपए की 3 टिकटों को आप किसी और डिनोमिनेशन की डाक टिकटों के साथ या किसी अन्य स्टेशनरी के साथ एक्सचेंज कर पाएंगे। यानी कि जो भी आपने पोस्ट ऑफिस से एक बार डाक टिकट खरीद लिए या स्टेशनरी खरीद ली, उसको वापस डाक घर में आप दे के अपना रिफंड नहीं ले सकते हैं, और ना ही उनको किसी अन्य डिनोमिनेशंस की स्टैम्प्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लोज नंबर 88 है आपके पास एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल कॉइन्स, छोटे सिक्कों की स्वीकृति। अंडर द इंडियन कॉइनेज एक्ट, coins other than a rupee coin and 50 paise coin are only legal tender in payment of any sum which is not exceeding 1 rupee। भारतीय सिक्का अधिनियम के तहत 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के के अलावा अन्य सिक्के केवल 1 रुपए से अधिक नहीं होने वाली किसी भी राशि के भुगतान के लिए वैध मुद्रा होंगे। अब तो वैसे भी 50 पैसे का सिक्का नहीं चलता और छोटे सिक्के तो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, लेकिन इसको आपने पढ़ लेना है। इंडियन कॉइनेज एक्ट के तहत क्या बोला गया, कोई भी ऐसी राशि, मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस में पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करना है और पोस्टेज चार्जेस का भुगतान जो वो 20 पैसे किया जाना है, तो यहाँ पे वही चीज बताई गई है कि ऐसी कोई भी राशि जो 1 रुपए से ज्यादा की नहीं है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप बिल्कुल छोटे से छोटे सिक्कों का उपयोग भी कर सकते हैं। आप 10 पैसे के, 20 पैसे के या 25 पैसे के सिक्कों का उपयोग भी कर सकते हैं। तो बताया गया है कि भारतीय सिक्का अधिनियम के तहत 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के के अलावा बाकी जितने भी छोटे सिक्के होते हैं उनका उपयोग आप कर सकते हैं डाकघर में, लेकिन कब कर सकते हैं, जब भुगतान की जाने वाली राशि 1 रुपए से कम होगी। अब तो इसको करने का फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पढ़ लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के के अलावा जो छोटे सिक्के होते हैं उनका उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब डाकघर में भुगतान की जाने वाली राशि 1 रुपए से कम होगी। अगर 1 रुपए से ज्यादा राशि का भुगतान करना है तो आप इस तरह के छोटे सिक्कों का इस्तेमाल या उपयोग नहीं कर सकते हैं। The public cannot therefore insist on post office receiving such small coins for more than 1 rupee। तो यहाँ पे वही चीज़ बताइए कि 1 रुपए से अगर ज़्यादा राशि का भुगतान आपने डाकघर में करना है तो आप पोस्ट ऑफिस को इस चीज़ के लिए इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं कि आप छोटे सिक्कों को वहाँ पे जाके उस राशि का भुगतान करें। Post office officials will, however, endeavor to oblige the public as far as possible where this can be done without inconvenience। लेकिन डाकघर अधिकारी जो होते हैं जहाँ तक संभव हो जनता को उपकृत करने का प्रयास करेंगे जहाँ यह बिना किसी असुविधा के किया जा सकता है। मतलब वो यहाँ पे हो सकता है पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल जो है अगर उनको कोई असुविधा ना हो तो इस तरह के छोटे सिक्कों को भी 1 रुपए से ज़्यादा की राशि के भुगतान के लिए स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति डाकघर में इस तरह के छोटे सिक्कों को एक्सेप्ट करने के लिए अनुग्रह नहीं कर सकता है कि आप मेरे छोटे सिक्के 1 रुपए से ज्यादा राशि के भुगतान के लिए स्वीकार करें। लेकिन पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स को अगर कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो, कोई भी असुविधा ना हो, तो इस तरह के छोटे सिक्के भी प्राप्त किए जा सकते हैं। क्लोज नंबर 89 है आपके पास आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन, मृत व्यक्ति को संबोधित लेख। ऐसी कोई भी डाक वस्तु जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भेजी गई हो जिसके प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी हो तो उसका निपटान कैसे किया जाएगा। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड आर्टिकल, मृत व्यक्ति को संबोधित लेख लावारिस लेख के रूप में माने जाते हैं। ऐसी कोई भी डाक वस्तु जिसे ऐसे व्यक्ति के लिए भेजा जाता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसको अनक्लेम्ड आर्टिकल या लावारिस लेख के रूप में माना जाएगा। Postmaster authorized on his discretion delivering such articles to any near relative of deceased who may have applied for them। पोस्ट मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल करके ऐसी डाक वस्तुओं को मृतक के निकट संबंधी को वितरित कर सकता है। तो अगर यहाँ पे एक्सेप्शन भी साथ में दे रखी है, लेकिन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मृत व्यक्ति को संबोधित कोई भी डाक वस्तु है वो उसके निकट संबंधियों को वितरित की जा सकती है जिन्होंने उन डाक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हो। लेकिन किसके डिस्क्रिप्शन पर, किसके
किसके विवेकाधिकार पर, तो ये पोस्ट मास्टर के पास विवेकाधिकार होता है ऐसी डाक वस्तुओं को जो मृत व्यक्तियों को संबोधित की गई हो उनके निकट संबंधियों को उन डाक वस्तुओं का वितरण कर दे। लेकिन ऐसी डाक वस्तुएं जो इंश्योर्ड है, बीमित है, जिनमें कोई भी मूल्यवान संपत्ति है, इन डाक वस्तुओं का वितरण निकट संबंधी को भी नहीं किया जाएगा। उस दूसरी चीज, नो डाउट एज टाइटल ऑफ द एप्लीकेंट टू रिसीव सच आर्टिकल। दूसरी बात, इस तरह की डाक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए आवेदक के अधिकार पर कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति ने ऐसी डाक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है उस व्यक्ति के अधिकार पर कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए कि क्या हम इसे डाक वस्तु वितरित करें या ना करें। नो काउंटर क्लेमेंट, कोई भी प्रति दावेदार नहीं होना चाहिए। मतलब एक डाक वस्तु प्राप्त करने के लिए दो व्यक्ति आवेदन करता नहीं होने चाहिए, दो व्यक्तियों के द्वारा उसके लिए आवेदन ना किया गया हो तभी उनका वितरण किया जाएगा, या फिर वहां पे कोई भी डिस्प्यूट की या लड़ाई झगड़े की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी सारी कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो पोस्ट मास्टर अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है ताकि उन डाक वस्तुओं का वितरण मृतक के निकट संबंधी को किया जा सके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। इन ऑल अदर केसेस, अब मान लीजिए वहाँ पे इंश्योर्ड आर्टिकल आ जाता है तो उसका निपटान कैसे किया जाएगा। एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच आर्टिकल्स शुड बी एड्रेस्ड टू हेड ऑफ सर्कल कंसर्न। तो वहाँ पे जो आवेदन है वो संबंधित CPMG को किया जाएगा, सर्कल प्रमुख को किया जाएगा। तो सर्कल प्रमुख जो बताएगा कि इसका निपटान कैसे किया जाना है तो आवेदन जो है उसको संबोधित कर दिया जाएगा। क्लोज नंबर 90 है लाइबिलिटी टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल्स। कुछ डाक वस्तुओं को रोकने का दायित्व। इन केसेस वेयर ट्रांसमिशन और डिलीवरी ऑफ लेटर्स वुड बी डिलेड बाई डिस्पैच और डिलीवरी एट सेम टाइम ऑफ book pattern or sample packet and parcels not a registered newspaper, then such articles may be held back in office of posting for a period not exceeding 1 day। अब यहाँ पे एक श्रेणी बना लेते हैं। एक आपके पास एक साइड में क्या आ जाएंगे, एक साइड में आ जाएंगे आपके पास लेटर्स यानी कि जो पत्र होते हैं, दूसरी साइड में आपके पास क्या आ जाएंगे बुक पैटर्न या फिर सैंपल पैकेट या फिर क्या आ जाएंगे पार्सल आ जाएंगे। तो बोला गया इनमें से अगर आपके पास कोई भी ऐसी डाक वस्तु है जिसके वितरण या प्रेषण की वजह से पत्रों के वितरण या प्रेषण में देरी हो रही है तो ऐसी डाक वस्तुओं को यानी कि बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट या पार्सल को आप ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में, मतलब जहां से इनको पोस्ट किया जा रहा है वहां पे 1 दिन की अवधि के लिए आप इनको रोक के रख सकते हैं अगर इनकी वजह से पत्रों के वितरण या प्रेषण में देरी हो रही हो। तो वही चीज यहाँ पे बताइए, अधिकतम 1 दिन की अवधि के लिए इनको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में रोक कर रखा जा सकता है। दीज आर्टिकल्स नोट पार्सल्स में आल्सो बी हेल्ड ओवर टिल नेक्स्ट डिलीवरी इन दी ऑफिस ऑफ डिलीवरी। दूसरी चीज, ऐसी डाक वस्तुओं को वितरण कार्यालय में भी रोक कर रखा जा सकता है पार्सल के सिवाय। यानी कि कौन कौन सी चीजें बच जाएंगी, बुक पैटर्न और सैंपल पैकेट को आप वितरण के डाक घर में भी रोक कर रख सकते हैं अगर उनकी वजह से पत्रों के वितरण या प्रेषण में देरी हो रही हो। लेकिन ऑफिस ऑफ डिलीवरी में ऐसी डाक वस्तुओं को किस अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा, हेल्ड ओवर टिल नेक्स्ट डिलीवरी, अगले वितरण तक। जैसे ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में अगले दिन तक रोक के रखा जाएगा, ऑफिस ऑफ डिलीवरी में, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में अगले दिन तक रोक के रखा जाएगा। और ऑफिस ऑफ डिलीवरी की बात करें, वितरण डाकघर की बात करें तो वहां पे केवल अगले वितरण तक रोक के रखा जाएगा। यानी कि कुछ आपके बड़े डाकघर होते हैं जहां पे एक दिन में 2 बार वितरण का काम किया जाता है तो पहले वितरण के समय इनको रोका जा सकता है लेकिन दूसरे वितरण के समय इनका वितरण या भुगतान करना पड़ेगा। तो पहली बात, अगर पत्रों के वितरण या प्रेषण में देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही है, क्योंकि आपको बुक पैटर्न या सैंपल पैकेट या पार्सल का वितरण या प्रेषण करना है तो ऐसी डाक वस्तुओं को आप ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में 1 दिन की अवधि के लिए रोक कर रख सकते हैं ताकि पहले आप पत्रों को वितरित कर सकें या उनका प्रेषण कर सकें। ऐसी डाक वस्तुओं को आप ऑफिस ऑफ डिलीवरी में भी रोक के रख सकते हैं लेकिन पार्सल को नहीं रोका जाएगा। और कब तक इनको रोक के रखा जाएगा, अगले वितरण तक रोक के रखा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 91, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई विलेज पोस्टमैन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम डाकिये के द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है। अब डाकिये का काम होता है वितरण का, डाक वस्तुओं को वितरित करना, लेकिन उसके अलावा भी उसके द्वारा कुछ फैसिलिटीज हैं जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। कौन कौन सी? इन एडिशन टू देयर रेगुलर डिलीवरी वर्क विलेज पोस्टमैन कैरी, अपने नियमित वितरण कार्य के अलावा ग्रामीण डाकिये अपने साथ निम्नलिखित चीज़ें ले जाता है। कौन कौन सी चीज़ों को ले जाएगा? सबसे पहले स्मॉल स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, डाक टिकटों और स्टेशनरी का एक छोटा सा स्टॉक अपने साथ लेके जाता है।
कॉमनली रिक्वायर्ड पोस्टल फॉर्म्स लाइक एक्नोलेजमेंट फॉर्म्स, सामान्य रूप से आवश्यक डाक प्रपत्र जैसे एक्नोलेजमेंट फॉर्म्स अपने साथ लेके जाएगा। तो डाकिया जो है अपने साथ जब गश्त में जाएगा डाक वस्तुओं को तो लेके जाएगा, और क्या क्या लेके जाएगा, वो डाक टिकट लेके जाएगा और पोस्टल स्टेशनरी लेके जाता है। उसके बाद कॉमनली रिक्वायर्ड पोस्टल फॉर्म्स जैसे एक्नोलेजमेंट फॉर्म्स वगैरह होते हैं जिनकी लोगों को आवश्यकता पड़ती रहती है, वो लेके जाएगा, और साथ में मनी ऑर्डर फॉर्म भी अपने साथ लेके जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो अपने साथ वो अपनी गश्त में लेके जाता है ताकि लोगों को आवश्यकता पड़ने पर वो प्रोवाइड करवा सके। आल्सो ऑथराइज्ड टू बुक रजिस्टर्ड लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स टेंडर्ड टू देम फॉर डिस्पैच फॉर विच दे इशू रिसिप्ट, उनको प्रेषण के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले पंजीकृत पत्रों और पोस्ट कार्डों को बुक करने के लिए अधिकृत किया जाता है। यानी कि जो पोस्टमैन होते हैं वो पंजीकृत डाक वस्तुओं या पोस्ट कार्डों को, पंजीकृत पत्र और जो पोस्ट कार्ड होते हैं उनको बुक भी कर सकते हैं, जिसके लिए इनके द्वारा एक रसीद भी जारी की जा सकती है। कलेक्ट लेटर्स टेंडर टू देम फॉर डिस्पैच, उसके बाद प्रेषण के लिए जो भी डाक वस्तुएं डाकिए को प्रस्तुत की जाती हैं उन डाक वस्तुओं को एकत्र भी उसके द्वारा किया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है डाकिए के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। क्लोज नंबर 93 है सर्विसेज विच कैन नॉट बी क्लेम्ड, ऐसी सेवाएं जिनके लिए आप दावा नहीं कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल्स आर एब्सोल्युटली फॉरबिडन टू अफिक्स स्टैम्प्स टू लेटर्स और अदर आर्टिकल्स ब्रॉट टू दी पोस्ट ऑफिस, डाकघर के अधिकारियों को डाकघर में लाए गए पत्रों या अन्य लेखों पर डाक टिकट लगाने के लिए पूरी तरह से मना किया जाता है। यानी कि किसी भी डाक वस्तु के ऊपर जो डाक टिकट लगाए जाते हैं पोस्टेज चार्जेस का भुगतान करने के लिए, वो डाकघर के अधिकारियों को लगाने के लिए मना किया जाता है। दे आर नॉट बाउंड टू गिव चेंज, अब दूसरी चीज़ वो छुट्टे पैसे देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, और टू वेट फॉर दी पब्लिक लेटर्स और अदर आर्टिकल्स एक्सेप्ट, अब उस दूसरी चीज़ कोई भी आर्टिकल्स हैं, कोई भी पत्र या अन्य लेख हैं, उनको लोगों के लिए तोलने का काम भी इनके द्वारा नहीं किया जाता है, ये इनके लिए इनका काम नहीं है, सिवाय रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड पार्सल्स विच आर वेड बिफोर बीइंग एक्सेप्टेड, ऐसी डाक वस्तुएं जिनका अपना पंजीकरण करना है या पार्सल के रूप में भेजना है, तो इनके पंजीकरण के लिए इनको पार्सल के रूप में भेजने के लिए आपको इनका पहले वजन पता होना चाहिए। तो ऐसी डाक वस्तुओं को तोलने का काम पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल्स फॉर दी सरचार्ज एयरमेल सर्विस वेदर रजिस्टर्ड और नोट, उसके बाद ऐसी कोई भी डाक वस्तु जिसे आप हवाई डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्या लगेंगे, एयर सरचार्ज लगेंगे। तो एयर सरचार्ज लगाने के उद्देश्य से चाहे आप उस डाक वस्तु को पंजीकृत के रूप में भेजेंगे चाहे अपंजीकृत के रूप में भेजेंगे तो उसका भी आपको वजन करना पड़ेगा। तो उस वजन को करने के लिए डाकघर अधिकारी जो है काम करेंगे। तो कोई भी पोस्टल ऑफिशियल किसी भी डाक वस्तु के ऊपर डाक टिकट वगैरह नहीं लगाएगा। उस दूसरी बात, वो लोगों के लिए डाक वस्तुओं का वजन नहीं करेगा और ना ही वो छुट्टे पैसे देने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन पंजीकृत वस्तुएं या पार्सल के रूप में भेजे जाने वाले लेखों का वजन इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो तभी लिए जाएंगे अगर इनको वजन पता होगा। और दूसरी बात, ऐसे आर्टिकल जिनको हवाई डाक के माध्यम से भेजा जाना है, क्या एयर सर्विस के माध्यम से भेजा जाना है, तो उनके ऊपर हवाई डाक शुल्क लगाने के उद्देश्य से उनका वजन भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा या पोस्ट ऑफिस अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। क्लोज नंबर 94 है एक्सेप्टेंस ऑफ चेक, चेक को स्वीकार करना। चेक्स विल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक इन एनी पोस्टल ट्रांजैक्शन, किसी भी डाक लेन देन के संबंध में जनता से चेक स्वीकार किए जा सकते हैं। मतलब पोस्ट ऑफिस में कोई भी आप लेन देन करते हैं, उस लेन देन के संबंध में आप चेक का उपयोग कर सकते हैं। चेक ड्रॉन ऑन बैंक्स सिचुएटेड इन दी सेम प्लेस एट दी पोस्ट ऑफिस, तो चेक जो है जिस डाकघर में प्रस्तुत किए जाएंगे उसी स्थान पर स्थित बैंक से उनको आहरित किया जाना चाहिए। चेक्स आर प्रेजेंटेड एट दोज बैंक्स विच आर इंक्लूडेड इन दी लिस्ट ऑफ बैंक्स फर्निश्ड बाई हेड ऑफ सर्कल। अब हेड ऑफ सर्कल जो है बैंकों की एक लिस्ट या सूची को तैयार करता है। आपने जो चेक प्रस्तुत करने होंगे हेड ऑफ सर्कल के द्वारा तैयार की गई सूची में जो बैंक होंगे वहीं पे जाके प्रस्तुत उनको करना होता है। अमाउंट नोट लेस देन 20 रुपीज़। तो हमने कस्टम ड्यूटी वाले आर्टिकल्स के बारे में किया था तब भी हमने वहाँ पे किया था कि कोई भी कस्टम ड्यूटी वाला आर्टिकल है उसके लिए आप चार्जेस का भुगतान चेक के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में पोस्ट ऑफिस में जो लेन देन आपने करना है वो चेक के माध्यम से किए जाने पर 20 रुपये से कम का नहीं होना चाहिए। तो कोई भी राशि जो है अगर 20 रुपये से कम है तो उसके लिए आपको नकदी का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन 20 रुपये से ज़्यादा की राशि के लिए चेक का उपयोग किया जा सकता है। बैंक कंसर्न गिव्स गारंटी ऑन स्टैम्प्ड पेपर एंड इन सच फॉर्म एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डायरेक्टर जनरल रिन्यूएबल एवरी 3 ईयर्स। संबंधित बैंक को स्टैम्प पेपर पर या फिर डायरेक्टर जनरल के द्वारा निर्धारित एक प्रपत्र पर
गारंटी देनी होती है। और दूसरी बात, ये जो निर्धारित प्रपत्र होता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, इसको रीन्यू किया जाता है प्रत्येक 3 वर्षों के भीतर। नोट एक्सेप्टेड चेक्स ड्रॉन ऑन बैंक्स हुज गारंटीज हैव एक्सपायर्ड, उन बैंकों से हरित चेक जिनकी गारंटी समाप्त हो गई है उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उनका नवीकरण नहीं किया जाता है। मतलब कि ये जो गारंटी होगी 3 साल के लिए वैलिड रहेगी, और अगर आप इसका नवीकरण नहीं करते हैं और ये एक्सपायर हो जाती है तो ऐसे बैंकों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पोस्टमैन नोट ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट चेक्स ओनली एक्सेप्ट एट पोस्ट ऑफिस काउंटर, अब जब भी डाकिया डाक अपनी गश्त में जाता है डाक वस्तुओं का वितरित करने के लिए, तो उन डाक वस्तुओं के संबंध में कोई भी देय चार्जेस का अगर उसे भुगतान प्राप्त करना है तो चेक के माध्यम से नहीं करेगा, वो केवल नकदी के माध्यम से ही प्राप्त करेगा। कोई भी चेक के माध्यम से आपको लेन देन करना है तो वो कहाँ पे किया जाएगा, केवल डाक घर के काउंटर पर ही किया जाएगा। चेक एक्सीडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ गारंटी, कोई ऐसा चेक जिसकी राशि जो गारंटी है उसकी कुल राशि से ज़्यादा हो जाती है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा पोस्टल ट्रांजैक्शन के संबंध में। गारंटी रिमेन्स इन फोर्स फॉर 3 ईयर्स, अब ये जो गारंटी होगी 3 साल तक ये लागू रहती है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है, रीन्यू आपको करनी पड़ेगी। एक्शन टू एनफोर्स अ क्लेम अंडर दिस गारंटी फाइल्ड और टेकन विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ चेक, चेक से संबंध में इस गारंटी के तहत अगर आपने कोई भी दावा करना है तो दावा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेक की तारीख से 6 महीने के भीतर इसके संबंध में आपको याचिका दायर करनी होगी या कार्यवाही जो भी है वो करनी पड़ेगी। तो चेक के संबंध में इस गारंटी के तहत किसी भी दावे को लागू करने के लिए कोई मुकदमा करना है या कार्यवाही करनी है तो चेक की तारीख से 6 महीने के भीतर उसको दायर किया जाना चाहिए। क्लोज नंबर 95 है लेटेस्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूज, दे राशि के भुगतान की नवीनतम तिथि, यानी कि आपने पोस्ट ऑफिस में जो भी ड्यू चार्जेस का या दे राशि का भुगतान करना है उसके लिए लास्ट डेट के बारे में, मैन दी लास्ट डे फॉर दी पेमेंट ऑफ एनी पोस्टल ड्यूज, अब आपको कोई भी डाकघर में दे चार्जेस का भुगतान करना है लेकिन भुगतान करने के लिए जो लास्ट डेट है वो लास्ट दिन कब आ जाता है, और फॉर दी रिसिप्ट ऑफ सम्स ड्यू फ्रॉम पोस्ट ऑफिस फॉल्स ऑन संडे और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे, या तो आपको डाकघर से कोई ड्यू चार्जेस प्राप्त करने हैं, दे राशि आपको चाहिए लेनी है आपने, या फिर डाकघर में किसी भी दे राशि का भुगतान आपने करना है लेकिन जिस दिन आपने करना था वो लास्ट दिन कब आ जाता है, रविवार वाले दिन या पोस्ट ऑफिस हॉलीडे वाले दिन आ जाता है। नेक्स्ट वर्किंग डे शैल बी टेकन एज द लास्ट डे फॉर सच ट्रांजैक्शन, तो ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए, ऐसे लेन देन के लिए जो अगला दिन आएगा, अगला वर्किंग डे आएगा उसको लास्ट दिन के रूप में लिया जाएगा। मतलब कि आपने पोस्ट ऑफिस में मान लीजिए कोई भी ड्यू चार्जेस का भुगतान करना था लेकिन लास्ट दिन जो है उस भुगतान करने के लिए वो रविवार वाले दिन या डाकघर अवकाश वाले दिन आ जाता है, तो अगला जो भी वर्किंग डे आएगा उसको लास्ट डे माना जाएगा ऐसे लेन देन करने के संबंध में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट्स के बारे में, चेक स्वीकार करना या सिक्कों के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी आपको बिल्कुल अच्छे से करने हैं। कोई भी आपको इसमें डाउट हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको गलती नजर आए तब भी आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।